नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। हम यूपी SSS मुख्य सेविका के लिए टेस्ट सीरीज कर रहे थे, ठीक है, जिसमें अब तक हम 10 टेस्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा इस सीरीज का 11वां टेस्ट है, ठीक है। अगर आपने अभी तक वो 10 टेस्ट नहीं देखे हैं तो एक बार उनको जरूर देखिएगा। इससे आपकी जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस है ये बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आज का, स्त्री में कौन सी जीन संघटक पाया जाता है। ठीक है, क्या पूछ रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है स्त्री में कौन सी जीन संघटक पाया जाता है, XX, XY, X या Y। ठीक है, तो देखिए स्त्री में जो जीन संघटक पाया जाता है वो पाया जाता है XX, यानी कि जो स्त्री में गुणसूत्र पाए जाते हैं वो XX पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। स्त्रियों में XX लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। निषेचन के दौरान पुरुष XY और स्त्री XX के गुणसूत्रों के मिलने से बालक या बालिका का जन्म होता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लिंग निर्धारण के लिए किसके गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, तो ये होते हैं मतलब पुरुष के गुणसूत्र, क्योंकि स्त्री में क्या होता है, स्त्री के पास सिर्फ XX होते हैं और पुरुष के पास XY गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे है क्वेश्चन नंबर 2, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम से के मिलने से बालक का जन्म होता है। स्त्री का X और पुरुष का X, स्त्री का Y और पुरुष का Y, स्त्री का Y और पुरुष का X या स्त्री का Y और पुरुष का X। देखिए अभी आपने जस्ट ऊपर देखा है क्या कि देखिए स्त्री में जो Y है ना, क्रोमोसोम Y गुणसूत्र है, वो होता ही नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन C और D है ये तो तुरंत ही गलत हो गया। ठीक है, और अभी आपको ऊपर बताया गया था क्या कि जो लिंग निर्धारण यानी कि जो बालक का जन्म है वो किस पर निर्धारित होता है, Y गुणसूत्र पे, और Y गुणसूत्र होता किसमें है, पुरुष में होता है। तो देखिए स्त्री का X और पुरुष का X अगर होगा तो इससे ये नहीं होगा, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जब स्त्री का X क्रोमोसोम, ठीक है, और पुरुष का Y क्रोमोसोम मिलता है तब बालक का जन्म होता है। ठीक है, अगर डबल X होगा तो ये क्या होगा, ये बालिका होगी। देखिए मानव में संतान के लिंग निर्धारण में पुरुषों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि पुरुषों में XY लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं जबकि स्त्रियों में XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। निषेचन में XY क्रोमोसोम के मिलने से ही बालक का जन्म होता है। देखिए बालक का जन्म कब होता है, जब X और Y गुणसूत्र मिलते हैं, X महिला का और Y पुरुष का। आगे देखिए, आगे है क्वेश्चन नंबर 3, मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता कितने समय तक सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, क्या बता रहा है, जब मतलब जो स्पर्म है वो ओवरी में क्या कर जाता है, एंटर कर जाता है, तो उसके कितने समय पश्चात तक अपनी निषेचन क्षमता ये सुरक्षित रखते हैं, आपसे पूछ रहा है। 12 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए, 48 घंटे के लिए या 72 घंटे के लिए। तो देखिए ये क्या है, ये 72 घंटे के लिए होता है। ठीक है, मतलब उनकी जो क्षमता है शुक्राणुओं की ये 72 घंटे के लिए यानी कि ये एक्टिव रहते हैं। ठीक है, देखिए मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता 72 घंटों तक बनाए रखते हैं। आगे देखिए, आगे है निषेचन की क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है, गर्भाशय में, डिंब वाहिनी नली में, अंडाशय में या योनि मार्ग में। तो देखिए ये जो निषेचन की प्रक्रिया है, निषेचन की जो क्रिया है ये डिंब वाहिनी नली में संपन्न होती है। कहाँ पर संपन्न होती है, ये संपन्न होती है डिंब वाहिनी नली में। देखिए मनुष्य में निषेचन की क्रिया डिंब वाहिनी नली यानी कि फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, अगर देखिए एग्जाम में क्या होता है ना, कभी कभार देखिए क्या होगा, जैसे इसी को फैलोपियन ऐसे लिख देंगे, फैलोपियन, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब ऐसे लिख देंगे। तो जो कुछ आपके कीवर्ड्स हैं उनके इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही नाम याद रखिएगा। तो आपका जो मनुष्य में निषेचन की क्रिया है ये डिंब वाहिनी नलिका या फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है, जहां पर नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु के निषेचन द्वारा युग्मनज यानी कि जायगोट बनता है। ठीक है, यानी कि ये जो आपकी डिंब वाहिनी नलिका है यहाँ पर जब शुक्राणु और अंडाणु यानी कि पुरुष का जब शुक्राणु और महिला का अंडाणु मिलते हैं, जब स्पर्म और एग्स मिलते हैं तो क्या होता है, तो जायगोट यानी कि युग्मनज बनता है। आगे देखिए, आगे है
मनुष्य में सामान्य गर्भकाल कितने दिनों का होता है? 150 दिन का, 200 दिन का, 266 दिन का या 300 दिन का? तो देखिए जो गर्भकाल मतलब जो गर्भकाल है मनुष्य में, ठीक है, जो मनुष्य में जो सामान्यता गर्भकाल है वो 266 दिन का माना जाता है। ठीक है, कितने दिन का होता है? 266 दिन का। गर्भकाल को गर्भाधान और जन्म के समय के बीच के काल को कहते हैं। मनुष्य में गर्भकाल का आदर्श समय 266 दिन या 38 सप्ताह माना जाता है। ठीक है, ये आपका क्या है? ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 266 सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मानव भ्रूण का हृदय कितने दिनों में स्पंदन करने लगता है? आपसे पूछा है जो मानव भ्रूण बनता है यानी कि गर्भ में जो बच्चा बनता है उसका हृदय कितने दिनों में क्या करने लगता है? स्पंदन करने लगता है। पहला ऑप्शन है अपने परिवर्धन के 7 दिनों में, अपने परिवर्धन के 21 दिनों में। ठीक है, आगे ऑप्शन देखिए, आगे ऑप्शन है अपने परिवर्धन के 28 दिनों में या अपने परिवर्धन के 42 दिनों में। तो कितने दिनों में? तो देखिए जो मानव भ्रूण है ना उसका हृदय, ठीक है, अपने परिवर्धन यानी कि डेवलपमेंट के 28 दिनों में स्पंदन करने लगता है। भ्रूणी विकास के तीसरे से 8वें सप्ताह को भ्रूण विकास का काल कहते हैं। यानी कि जो गर्भ में जो शिशु बन रहा होता है, ठीक है, 28 दिनों के बाद क्या है, जो उसका जो हृदय है वो क्या करने लगता है? बीट करने लगता है। ठीक है, अपने डेवलपमेंट के जब वो 28 दिन पार कर लेता है उसके बाद जो उसका हृदय है वो स्पंदन करने लगता है। और देखिए भ्रूणी विकास के तीसरे से 8वें सप्ताह को भ्रूण विकास काल कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि भ्रूण विकास काल किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा भ्रूणी विकास के तीसरे से 8वें सप्ताह को भ्रूण विकास काल कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कौन सी कला परिवर्धन भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है? ठीक है, कौन सी कला आपका पूछा है किससे? परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है। अपरा पोशिका, ठीक है, सेकंड है जरायु, तीसरी है उल्व या पीतक कोश। कौन सी है? तो ये है आपकी ऑप्शन नंबर सी, उल्व यानी कि एमनियन। कौन सी? एमनियन। ठीक है, तो देखिए उल्व या एमनियन जो होती है ये उल्वी तरल यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड भरा रहता है जो भ्रूण को नब बनाए रखता है, बाहरी दबाव तथा धक्कों आदि से इसकी सुरक्षा करने का कार्य करता है। देखिए जब गर्भ में शिशु होता है ना तो उसके तरफ चारों तरफ एक झिल्ली सी होती है और उस झिल्ली के अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है, एक तरल पदार्थ भरा रहता है जो शिशु की रक्षा करता है। किससे? मतलब उसको बाहरी किसी भी दबाव से बचाने के लिए, धक्का लगने से या कोई भी उसको किसी भी तरह की क्षति से बचाता है। ठीक है, कहाँ होता है ये? ठीक है, कहाँ भरी होती है ये? उल्व में। ठीक है, उल्व यानी कि एमनियन में। आगे देखिए, आगे है एमनियोसेंटोसिस। ठीक है, किसके परीक्षण का एक तरीका है? क्या? एमनियोसेंटोसिस किसके परीक्षण का एक तरीका है आपसे पूछ रहा है? प्रोटीन परीक्षण का, एमिनो एसिड परीक्षण का, भ्रूण के लिंग परीक्षण का या हार्मोन परीक्षण का? ये किसका एक तरीका है? तो ये एक तरीका है आपका, देखिए ये जो आपका एनीमियोसेंटोसिस है ना, ये किसका तरीका है? ये है आपके भ्रूण के लिंग परीक्षण का तरीका है। किसका? यानी कि आपका जिस मतलब परीक्षण के द्वारा ये पता किया जाता है कि गर्भ में जो बच्चा है वो बालक है या बालिका, उस परीक्षण को क्या कहते हैं? एमनियोसेंटोसिस कहते हैं। आगे देखिए, एमनियोसेंटोसिस गर्भवती महिलाओं में किया जाने वाला एक प्रसवपर्ण परीक्षण है जिसके तहत विभिन्न प्रकार के जन्म दोषों जैसे डाउन सिंड्रोम तथा गुणसूत्र विषमता आदि का परीक्षण किया जाता है। इसके माध्यम से भ्रूण का लिंग परीक्षण भी किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है संभाव्य गर्भपात अवस्था कितनी अवधि की होती है? ठीक है, जो आपसे पूछा है गर्भपात की जो संभाव्य अवस्था है जहां तक हो सकता है आसानी से, वो कितनी होती है? 10 से 12 सप्ताह, ठीक है, 24 से 28 सप्ताह, 12 से 24 सप्ताह या 30 से 32 सप्ताह। ठीक है, तो इसका आंसर है 24 से 28 सप्ताह, यानी कि संभाव्य गर्भपात की जो अवधि है ये 24 से 28 सप्ताह की मानी जाती है, जिसे सावधानी बरतकर रोका जा सकता है। ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आदतन गर्भपात का मुख्य कारण क्या है? प्रोटीन की कमी, आयरन की कमी, प्रोजेस्टेरोन की कमी या एस्ट्रोजन की कमी? तो क्या है जो आदतन गर्भपात है इसका मुख्य कारण होता है आपका प्रोजेस्टेरोन की कमी। ठीक है, किसकी कमी? प्रोजेस्टेरोन की कमी। देखिए, आदतन गर्भपात का मुख्य कारण प्रोजेस्टेरोन की कमी होना है। इसमें गर्भाशय के मध्य की ओर पाई जाने वाली आंतरिक संवरणी कभी कभी ढीली हो जाती है, जिससे भ्रूण रुकता नहीं है और फिसलकर ग्रीवा तक आ जाता है। इससे प्रसव पीड़ा नहीं होती है। ठीक है, किसकी कमी के कारण? प्रोजेस्टेरोन की कमी के कारण। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है गर्भपात कितने प्रकार का होता है? ठीक है, गर्भपात आपसे पूछा कितने प्रकार का होता है? 3, 5, 7 या 9? तो कितने प्रकार का होता है? तो देखिए, जो गर्भपात है ये होता है आपका 9 प्रकार का। कितने प्रकार का? ये होता है आंसर नंबर डी, 9 प्रकार का। ठीक है, ऑप्शन कौन सा आपका सही होगा? 9 प्रकार का। कौन कौन सा होता है ये देख लेते हैं। देखिए, जो गर्भपात है ये 9 प्रकार का होता है। 9 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है संभाव्य गर्भपात, दूसरा है अनिवार्य गर्भपात, तीसरा है अपूर्ण गर्भपात, चौथा है पूर्ण गर्भपात, नेक्स्ट है अप्राप्य या लुप्त गर्भपात, फिर है प्रेरित गर्भपात, सेप्टिक गर्भपात, आदतन गर्भपात, चिकित्सीय गर्भपात। ये क्या है? ये 9 तरीके हैं गर्भपात के, यानी कि 9 प्रकार हैं गर्भपात के। देखिए, इनको अगर आपको याद नहीं रखना है, लेकिन इनको आप 2 से 3 बार पढ़ लेंगे ना, तो अगर आप ऑप्शन में आपसे एलिमिनेट करने को आएगा, छांटने को आएगा, तो आप उसको आसानी से अलग कर पाएंगे। देखिए, या तो आपसे 4 दे देंगे, आपसे पूछ लेगा इनमें से कौन सा है, ठीक है, या तो पूछ लेंगे इनमें से कौन सा नहीं है। तो ये जो 9 है इनको 1-2 बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, या आप नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है गर्भकालीन विषाक्तता कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 4 या 5? तो देखिए, जो गर्भकालीन विषाक्तता है ये होती है 2 प्रकार की। कितने प्रकार की? जो गर्भकालीन विषाक्तता है ये 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? तीव्र विषाक्तता और दीर्घावधि विषाक्तता। देखिए, विषाक्तता का अर्थ क्या है? रक्त में विष का समाहित होना। ठीक है, रक्त में विष का समाहित होना क्या होता है? विषाक्तता होता है। गर्भकालीन विषाक्तता एक गंभीर बीमारी है। आगे देखिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, गर्भकालीन तीव्र विषाक्तता गर्भावस्था की किस अवधि में प्रकट होती है? 10वें सप्ताह में, 12वें सप्ताह में, 20वें सप्ताह में या 24वें सप्ताह में? तो देखिए, जो गर्भकालीन तीव्र विषाक्तता है ये गर्भावस्था के 24वें सप्ताह में प्रकट होती है। ठीक है, यानी कि 24वें सप्ताह में क्या होती है? ये दिखती है। देखिए, जो आपकी गर्भकालीन तीव्र विषाक्तता है ये सामान्यतः गर्भावस्था के 24वें सप्ताह में प्रकट होती है। इसकी 2 अवस्थाएं होती है। पहली प्री एक्लेम्पसिमा, ये एक्लेम्पसिमा होगा, ठीक है, प्री एक्लेम्पसिमा, और दूसरी, ठीक है, तथा दूसरी एक्लेम्पसिमा, यानी कि पहली प्री और दूसरी एक्लेम्पसिमा। ठीक है, तो कब दिखती है ये दिखती है आपकी 24वें सप्ताह में। क्या? तीव्र विषाक्तता, गर्भकालीन तीव्र विषाक्तता। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्री एक्लेम्पसिमा के लक्षण है क्या? अत्यधिक वजन बढ़ना, सूजन बढ़ना, रक्तचाप बढ़ना या मूत्र में प्रोटीन का बढ़ना। 5th है आपका अनेक बार लगातार वमन बने रहना। तो आपसे पूछा है प्री एक्लेम्पसिमा के लक्षण क्या हैं? ठीक है, क्या क्या है? तो देखिए, जो प्री एक्लेम्पसिमा है ना आपका, ये सारे ही इसके लक्षण हैं, यानी कि इसमें वजन भी बढ़ जाता है, ठीक है, सूजन भी आ जाती है शरीर में, रक्तचाप भी बढ़ता है, ठीक है, मूत्र में प्रोटीन का बहना भी बढ़ना भी उसमें हो जाता है, यानी कि जो आपका यूरिनेशन है उसमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, और अनेक बार लगातार वमन बने रहना, ठीक है, यानी कि जो आपका वॉमिटिंग होती है वो बने रहना। तो ये सारी चीजें क्या हैं? ये सारी चीजें प्री एक्लेम्पसिया के लक्षण है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, जिसमें सभी ऑप्शन है। आगे देखिए, आगे है अत्यधिक वजन होगा ये, अत्यधिक वजन बढ़ना, सूजन बढ़ना, रक्तचाप बढ़ना, मूत्र में प्रोटीन का बढ़ना तथा अनेक बार लगातार वमन का बने रहना प्री एक्लेम्पसिया के लक्षण हैं। इसके उपचार के लिए शीघ्र ही डॉक्टर से सहायता लेनी चाहिए। एक्लेम्पसिया में इन्हीं लक्षणों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बच्चे को ईश्वर का अंग मानना चाहिए तो वह आपकी संपत्ति है।
और ना ही आपका खिलौना है, वह तो आपके पास ईश्वर और मनुष्यता की एक धरोहर है। यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? यानी कि ये जो आपका स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट किसने दिया है? श्री राजेंद्र प्रसाद ने, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, महात्मा गांधी ने या जाकिर हुसैन ने? ठीक है, तो ये किसका है? तो ये जो आपका कथन है ये है श्री जाकिर हुसैन का। किसका कथन है ये कथन है आपका जाकिर हुसैन का। देखिए, मात्रा की देखभाल, उसके पोषण, स्वास्थ्य एवं मानसिक स्वास्थ्य बालक के विकास को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में श्री जाकिर हुसैन ने यह कथन कहा था। ठीक है, किसने कहा था? जाकिर हुसैन ने कहा था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, किस तत्व की कमी से गर्भावस्था में महिलाओं को एनीमिया नामक रोग हो जाता है? लौह तत्व की कमी से, आयोडीन की कमी से, कैल्शियम तत्व की कमी से, मैग्नीशियम तत्व की कमी से? किसकी कमी से आपसे पूछ रहा है महिलाओं को एनीमिया रोग हो जाता है? तो ये जब आपको विटामिन वाला चैप्टर पढ़ाया गया था, जब आपको भोजन के आवश्यक घटक बताए गए थे, तो आपको बताया गया था क्या कि जो लौह तत्व है इसकी कमी से क्या हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका? आंसर है ए। देखिए, मानव शरीर में लौह तत्व की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। गर्भावस्था में महिलाओं इसकी आवश्यकता बढ़ जाती है। महिलाओं को, यानी कि जब महिलाएं अपनी प्रेगनेंसी में होती तो उनके लिए इसकी आवश्यकता बढ़ जाती है। किसकी? लौह तत्व की। सामान्यतः मनुष्य को प्रतिदिन 10 मिलीग्राम लौह तत्व की आवश्यकता होती है। इसके प्रमुख स्रोत मांस, अंडे, फलियां, अनाज तथा हरी सब्जियां हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रतिदिन, यानी कि एक दिन में मनुष्य को कितने लौह तत्व यानी कि आयरन की जरूरत होती है? तो एक दिन में मनुष्य को 12 मिलीग्राम, कितना? 12 मिलीग्राम आयरन की जरूरत होती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, आईसीएमआर के पोषण विशेषज्ञों द्वारा गर्भावस्था में महिलाओं को कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता को प्रस्तावित किया है? ठीक है, 100 कैलोरी, 200 कैलोरी, 300 कैलोरी या 400 कैलोरी? तो कितने को किया है? प्रस्तावित की गई है आपकी 300 कैलोरी। ठीक है, 300 कैलोरी की जो आपकी आवश्यकता है इसको प्रस्तावित किया गया। आंसर हो जाएगा सी। देखिए, गर्भावस्था में महिलाओं को भ्रूण के विकास के लिए अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है, जबकि सामान्य कार्य करने के लिए उसे पूर्व के समान कैलोरी की आवश्यकता होती ही है। गर्भावस्था के लिए आईसीएमआर के पोषण विशेषज्ञों के समूह द्वारा अतिरिक्त 300 कैलोरी प्रस्तावित की गई है। ठीक है, कितनी? आईसीएमआर के पोषण जो विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा ये कहा गया है कि जब महिला अपने गर्भावस्था में है तो उसको 300 मतलब उसके लिए 300 कैलोरी की आवश्यकता होती है। आगे देखिए, आगे है, आईसीएमआर के पोषण विशेषज्ञों द्वारा गर्भावस्था में महिलाओं को कितनी अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है? अभी क्या आपसे पूछा था? कितनी अतिरिक्त आपको पूछा था कैलोरी की आवश्यकता होती है। अब पूछ रहा है आपसे कितनी अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है? 5 ग्राम, 10 ग्राम, 15 ग्राम या 20 ग्राम? तो देखिए, महिला को गर्भावस्था में 10 ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, देखिए, आईसीएमआर के भ्रूण विशेषज्ञों द्वारा गर्भावस्था में महिलाओं को 10 ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता को प्रस्तावित किया गया है, जो भ्रूण के विकास के लिए आवश्यक होता है। यानी कि जितनी एक सामान्य मनुष्य को चाहिए उतनी तो चाहिए ही, उससे 10 ग्राम ज्यादा चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, आगे है, WHO तथा FAO समूह के विशेषज्ञों के अनुसार गर्भावस्था में महिलाओं को कितनी अतिरिक्त कैल्शियम की आवश्यकता होती है? ठीक है, किसकी? कैल्शियम की। अभी आपसे सबसे पहले क्या पूछा था? सबसे पहले आपसे पूछा था कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है, फिर पूछा था कितनी अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अब क्या पूछ रहा है? कितने अतिरिक्त कैल्शियम की आवश्यकता होती है? 100 से 200 मिलीग्राम, 200 से 300 मिलीग्राम, 300 से 400 मिलीग्राम या 500 से 600 मिलीग्राम? तो कितने की होती है? ये होती है आपसे ऑप्शन नंबर डी, 500 से 600 मिलीग्राम की। ठीक है, देखिए, भ्रूण के अस्थि निर्माण के लिए गर्भवती महिलाओं को अतिरिक्त कैल्शियम की आवश्यकता होती है, जिसे WHO तथा FAO समूह के विशेषज्ञों द्वारा 500 से 600 मिलीग्राम निर्धारित किया गया है। कितना? 500 से 600 ग्राम क्या? कैल्शियम। आगे देखिए, आगे है, बच्चे के जन्म के समय उसके यकृत में कौन सी विटामिन उपस्थित रहती है? A, D, C या E? तो बच्चे के जन्म के समय जो उसके यकृत पे जो विटामिन उपस्थित रहती है वो है विटामिन ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है,
बच्चे के जन्म के समय उसके यकृत में विटामिन ए उपस्थित होती है। विटामिन ए की कमी से वृद्धि व आंखों पर प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, यानी कि विटामिन ए की कमी से शरीर की जो वृद्धि है वो अवरुद्ध हो सकती है और आंखों की जो रोशनी है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, आईसीएमआर के पोषण विशेषज्ञों द्वारा गर्भावस्था में महिलाओं को कितनी अतिरिक्त थायमीन की आवश्यकता को प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, कितनी अतिरिक्त थायमीन। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, अतिरिक्त थायमीन। थायमीन क्या होता है, आपको कई बार बताया जा चुका है कि थायमीन किसका रासायनिक नाम है, विटामिन B1 का। ठीक है, देखिए 0.1 मिलीग्राम की, 0.2 मिलीग्राम की, 0.3 मिलीग्राम की या 0.4 मिलीग्राम की। तो देखिए आईसीएमआर के जो पोषण विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा जब महिला गर्भावस्था में होती है तो उसको 0.3 मिलीग्राम एक्स्ट्रा चाहिए। ठीक है, यानी कि सामान्यतः जितना चाहिए उतना तो चाहिए ही, लेकिन उसके अलावा भी 0.3 मिलीग्राम एक्स्ट्रा चाहिए। क्या, थायमीन, विटामिन B1। देखिए आईसीएमआर के पोषण विशेषज्ञों द्वारा गर्भावस्था में महिलाओं को अतिरिक्त 0.3 थायमीन की आवश्यकता होती है। किसकी, थायमीन की, को प्रस्तावित किया गया है। थायमीन विटामिन B1 का रासायनिक नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ठीक है, इसकी कमी से मस्तिष्क और हृदय में समस्याएं हो सकती हैं। आगे देखिए, आगे है, गर्भावस्था में भ्रूण को पोषण किसके माध्यम से मिलता है, गर्भनाल द्वारा, आंत द्वारा, अमाशय द्वारा या ग्रसनी के द्वारा। देखिए गर्भावस्था में भ्रूण को जो पोषण है वो मिलता है गर्भनाल के द्वारा। किसके द्वारा, गर्भनाल के द्वारा। गर्भावस्था में भ्रूण को पोषण गर्भनाल के द्वारा माता के रक्त से मिलता है। गर्भनाल ही भ्रूण को माता से जोड़ने का काम करता है। माता जो भी खाती है गर्भनाल के माध्यम से उसका पोषण बच्चे को मिलता है। ठीक है, भ्रूण को पोषण किसके माध्यम से मिलता है, गर्भनाल के। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, प्रसव पीड़ा की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 2, 3, 4 या 5। तो देखिए प्रसव पीड़ा की आपकी 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती है प्रसव पीड़ा की। ठीक है, देखिए इसमें एक्सप्लेनेशन। प्रसव पीड़ा की 3 अवस्थाएं होती हैं। प्रसव की प्रथम अवस्था को विस्कारण अवस्था, प्रसव की जो पहली अवस्था है उसको क्या कहते हैं, विस्कारण अवस्था कहते हैं। प्रसव की जो दूसरी अवस्था है उसको निष्कासन अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रसव की जो पहली अवस्था है उसको विस्कारण अवस्था और जो दूसरी अवस्था है प्रसव की उसको निष्कासन अवस्था कहते हैं, तथा तृतीय अवस्था को संपूर्ण निष्कासन अवस्था कहते हैं। ठीक है, तृतीय अवस्था में अपरा तथा अन्य झिल्लियों का निष्कासन होता है। ठीक है, आपसे देखिए पहले तो ये पूछा जा सकता है कि प्रसव पीड़ा की कितनी अवस्थाएं होती, 3 अवस्थाएं होती, तीनों के नाम आपको याद रखने हैं कि पहली का नाम क्या है, विस्कारण अवस्था, दूसरी का नाम है निष्कासन अवस्था और तीसरी का नाम है संपूर्ण निष्कासन अवस्था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, जन्म के समय एक स्वस्थ शिशु का औसत भार कितना होता है, 1 से 2 किलोग्राम, 2 से 3 किलोग्राम, 2.5 से 3 किलोग्राम यानी कि 2.5 से 3 किलोग्राम या 3 से 4 किलोग्राम। देखिए जन्म के समय जो स्वस्थ शिशु है, ठीक है, उसका भार सामान्यतः कितना होता है, 2.5 से 3 किलोग्राम। ठीक है, देखिए जन्म के समय एक स्वस्थ शिशु का औसत भार लगभग 2.5 से 3 किलोग्राम या 6 से 7 पौंड होता है। कभी कभी आपसे किलोग्राम ना करेगा, पौंड में पूछ लेगा तो पौंड में याद रखिएगा कितना, 6 से 7 किलोग्राम। आगे देखिए, आगे है, जन्म के बाद शिशु के शरीर से कितने दिनों तक तरल पदार्थों का निष्कासन होता है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, जन्म के बाद शिशु के शरीर से कितने दिनों तक तरल पदार्थों का जो निष्कासन है वो होता रहता है। प्रथम 1 से 2 दिन, प्रथम 2 से 3 दिन, प्रथम 3 से 4 दिन या प्रथम 7 से 10 दिन। तो देखिए शिशु के जन्म के बाद जो उसके पहले 3 से 4 दिन होते हैं उसमें उसके शरीर से तरल जो पदार्थ है वो निकलते रहते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा सी। देखिए प्रथम 3 से 4 दिनों में शिशु के शरीर में तरल पदार्थों का निष्कासन होता है जिससे इसका वजन घट जाता है। 4 से 5 दिनों बाद वजन बढ़ना आरंभ हो जाता है तथा 10वें दिन तक जन्म के वजन के बराबर हो जाता है। इसके पश्चात प्रति सप्ताह 250 से 400 ग्राम तक शिशु का वजन बढ़ता है। ठीक है,
कितने ग्राम? इसके पश्चात यानी कि 10वें दिन के बाद क्या होता है, उसका वजन मतलब लगभग बराबर हो जाता है। कितने? 10वें दिन पे जो जन्म के बराबर उसका वजन हो जाता है। और क्या होता है, इसके पश्चात 250 से 400 ग्राम तक शिशु का वजन बढ़ता है। कब? हर सप्ताह में। ठीक है, देखिए क्या होता है, जब जन्म हुआ है, ठीक है, उसके 3 से 4 दिन उसके शरीर से तरल पदार्थ निकलते हैं, जिससे क्या हो जाता है, बच्चा मतलब बच्चे का वजन कम हो जाता है। फिर जिस दिन से तरल पदार्थ निकलना बंद हो जाते हैं, तीसरे चौथे दिन से, उसके बाद से 10वें दिन तक बच्चे का वजन फिर उतना ही हो जाता है जितना उसके जन्म के समय था। और उसके बाद 10वें दिन के बाद से हर सप्ताह यानी कि हर हफ्ते उसका वजन 250 से 400 ग्राम तक बढ़ता रहता है। आगे देखिए, आगे है सामान्यतया शिशु जन्म के कितने प्रकार के होते, शिशु जन्म के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, शिशु जन्म के आपसे पूछ रहा है कितने प्रकार होते हैं, 4, 5, 6 या 7। ठीक है, तो देखिए जो सामान्यतः शिशु जन्म है उसके 5 प्रकार होते हैं। कितने? 5 प्रकार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। ठीक है, शिशु जन्म के कितने प्रकार होते हैं? शिशु जन्म के होते हैं आपके 5 प्रकार। आगे देखिए, आगे है इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। सामान्यतया शिशु जन्म के 5 प्रकार होते हैं: प्राकृतिक अथवा सामान्य प्रसव, औजारों की मदद से प्रसव, उल्टा प्रसव, उल्टा जन्म, आड़ा जन्म, सिजेरियन सेक्शन या सी सेक्शन। तो ये जो 5 तरीके हैं ये इनसे शिशु का जन्म होता है। आगे देखिए, आगे है कई प्रमुख स्वास्थ्य संगठनों में सुझाव दिया गया है कि जन्म के बाद जितनी जल्दी हो सके एक नवजात शिशु को रखा जाए, माँ की छाती पर, लैब में, माँ से दूर या अन्यत्र स्थान पर। ठीक है, आपसे जितनी मतलब जब जैसे ही बच्चे का जन्म हो तो उसको कहाँ रखना चाहिए, तो उसको रखना चाहिए कहाँ? माँ की छाती पर। ऐसे आपने कई वीडियोस वगैरह देखे होंगे, या आप सभी लोग फीमेल्स हैं तो आपको ये चीजें ऑलरेडी पता होंगी। ठीक है, आप में से कई लोग मदर भी होंगे तो आपको ये चीजें ऑलरेडी पता भी होंगी। ठीक है, विभिन्न स्वास्थ्य संगठनों ने सुझाव दिया कि जन्म के बाद जितनी जल्दी हो सके नवजात शिशु को मां की छाती पर रखा जाए। यह मां और बच्चे दोनों को त्वचा से त्वचा के संपर्क का अनुभव कराने की अनुमति देता है। ठीक है, कहां पर? मां की छाती पर रखने से। आगे देखिए, आगे है चीर फाड़ से प्रसव यानी कि सिजेरियन सेक्शन से संबंधित कथन सही है। आपसे क्या पूछ रहा है कि ये जो कथन दिए गए हैं सिजेरियन सेक्शन से कौन कौन से संबंधित है कथन। ठीक है, शिशु का आकार बड़ा होना, शिशु का सामान्य प्रसव के दौरान जिंदगी का खतरा होना, माँ का योनि मार्ग सकरा होना, या शिशु का उल्टा या आड़ा होना। ठीक है, क्या पूछ रहा है आपसे, इसमें से सिजेरियन सेक्शन के लिए कौन कौन से सही है। तो देखिए इसमें ये जो चारों ही है ना, जब शिशु का आकार बड़ा होता है मतलब जब शिशु सामान्यतः क्या होता है थोड़ा सा हेल्दी होता है तब भी दिक्कत होती है, तब क्या करना पड़ता है, ऑपरेशन करके बच्चे का जन्म कराना पड़ता है। जब प्रसव के दौरान मतलब जब कोई ऐसी क्रिटिकल कंडीशन बन जाए कि बच्चे की जिंदगी को खतरा है, या मतलब माँ और बच्चे दोनों की में से किसी की भी जिंदगी को खतरा है, तो भी क्या किया जाता है, ऑपरेशन के द्वारा मतलब जो बच्चा है उसको उसका जन्म कराया जाता है। माँ का जो योनि मार्ग है वो सकरा हो, या शिशु गर्भ में किसी आड़ी तिरछी अवस्था में हो जिससे उसका जन्म सामान्य अवस्था मतलब सामान्य तौर पर ना हो पाए, ठीक है, सामान्य तरीके से ना हो पाए, तब भी जो सिजेरियन सेक्शन है यानी कि ऑपरेशन है वो करना पड़ता है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, देखिए उपयुक्त सभी परिस्थितियों में माँ के उदर यानी कि एब्डोमेन की दीवार में चीरा लगाकर शिशु को बाहर निकालते हैं। सभी ऑप्शन आपके सही थे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है उल्टा प्रसव यानी कि ब्रीच डिलीवरी से क्या तात्पर्य है। सिर गर्भाशय में ऊपर की ओर, सिर गर्भाशय में नीचे की ओर, पैर गर्भाशय में ऊपर की ओर, या पैर गर्भाशय में नीचे की ओर। ठीक है, देखिए जो सही तरीका है ना, मतलब जो सीधा प्रसव होता है उसमें जैसे मान लीजिए ये गर्भाशय है, ठीक है, ये महिला का ऐसे शरीर है, ये सिर है उसका, ये उसका पेट है और ये उसके पैर है। ठीक है, तो जो बच्चा होता है उसका सिर यहाँ होता है, पेट होता है और पैर इधर साइड होते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये उसका सीधा प्रसव का तरीका है। लेकिन जब उल्टा प्रसव होता है तो क्या होता है, उल्टे प्रसव में क्या होता है, पैर नीचे साइड हो जाते हैं। ठीक है, जब क्या है, ये मान लीजिए महिला है तो क्या होगा, पैर नीचे साइड हो जाएंगे और सिर ऊपर की साइड हो जाएगा बच्चे का। तो ये क्या है, ये उल्टा प्रसव यानी कि ब्रीच डिलीवरी होती है। ठीक है,
तो क्या होगा इसमें, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए सिर गर्भाशय में ऊपर की ओर, तो ये भी ऑप्शन सही है। सिर गर्भाशय में नीचे की ओर, ये आपका ऑप्शन गलत है। ठीक है, सेकंड वाला पैर गर्भाशय में ऊपर की ओर, ये किस में होता है, ये सीधे प्रसव में होता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, या पैर गर्भाशय में ऊपर की ओर नहीं होते, पैर गर्भाशय में नीचे की ओर हो जाते हैं, तो थर्ड ऑप्शन भी गलत है। फोर्थ है आपका पैर गर्भाशय में नीचे की ओर, तो ये दोनों क्या है आपके 1 और 4 सही है। 1 और 4 किस में है, ये है आपके ऑप्शन नंबर डी में, आपका डी हो जाएगा राइट। उल्टा प्रसव क्या होता है, उल्टा प्रसव वो होता है जब गर्भ में बच्चे का सिर ऊपर की ओर और मतलब सिर ऊपर की ओर और पैर नीचे की ओर हो जाए। आगे देखिए, आगे उल्टा प्रसव या ब्रीच बर्थ का आशय होता है शिशु के पैर या नितंब पहले माँ की योनि से बाहर आने की स्थिति में होते हैं, जबकि शिशु का सिर बाद में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है किस प्रकार के प्रसव में समय व जटिलताएं कम होती हैं, प्राकृतिक बर्थ में, चीरफाड़ बर्थ में, आड़ा बर्थ में या उल्टा बर्थ में। आपसे पूछा है कौन सा प्रसव का तरीका है जो सबसे आसानी से हो जाता है, जिसमें समय भी कम लगता है और जिसमें परेशानी भी कम होती है, तो ये है आपका प्राकृतिक बर्थ में। ठीक है, क्या है भाई, जो चीज प्राकृतिक है ऑब्वियस है कि वो सबसे ज्यादा आसान होगी। ठीक है, लेकिन अब ऐसा है नहीं, अब जो डॉक्टर्स हैं वो किसी भी वजह से कह लीजिए, ठीक है, आप सभी को पता होगा रीजन, ठीक है, उसकी वजह से क्या करते हैं, जो मतलब जो लेडी होती है जो अपनी प्रेगनेंसी में होती है उसको इतनी वो दे देते हैं, इतनी उसको शिक्षाएं दे देंगे कि क्या है कि एट लास्ट जो है उसको ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। आपको पता होगा कि अगर 10 जो महिलाएं हैं उनमें से 8 का क्या होता है, मतलब सी सेक्शन के द्वारा ही बेबी का जन्म होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आज का मेडिकल साइंस है। ठीक है, प्राकृतिक अथवा सामान्य प्रसव में सामान्य समय व जटिलताएं कम होती हैं क्योंकि यह एक स्वाभाविक प्रसव होता है। इसमें गर्भवती स्त्री 9 माह अपने गर्भाशय में रखने के बाद बिना किसी विशेष परेशानी के बच्चे को जन्म देती है। ठीक है, लगभग 80 से 85 महिलाओं में सामान्य प्रसव होने की संभावना होती है। देखिए लगभग, जो भाई देखिए अगर 100 महिलाएं, ठीक है, तो 100 में जो बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं वो कितनी हो सकती हैं, 10, 15, 20, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती ना। ठीक है, लेकिन आज का अगर आप रेशियो देखेंगे, ठीक है, तो आज की जो डॉक्टर्स हैं वो क्या करती हैं, 10 में से 80 का ऑपरेशन कर देती हैं, उनमें कोई ना कोई दिक्कत बताकर, कोई ना कोई चीज़ें बताकर। ठीक है, रीज़न आप सभी लोगों को पता होंगे। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि कितने % महिलाओं में सामान्य प्रसव होने की संभावना होती है, तो ये होती है लगभग 80 से 85% महिलाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, आप में से काफी लोग कह रहे थे कि मैम क्वेश्चंस बढ़ाइए। देखिए जब पीडीएफ बनानी पड़ती है ना, तो पीडीएफ बनाने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है और समय की कमी के कारण आप कह सकते हैं कि फिर मतलब 50 क्वेश्चंस की पीडीएफ बनाकर फिर क्वेश्चन करा पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि समय की थोड़ी सी कमी है इस वक्त मेरे पास। ठीक है, तो आज आपको इस तरह से करा दिए गए हैं, अभी और बुक्स देखी जाएंगी, अगर उनमें ऐसे ही क्वेश्चंस मिल जाएंगे तो ठीक है। जब आपको पीडीएफ बना के करवाए जाएंगे क्वेश्चन तो 25 ही करवाए जाएंगे, और जब आपको ऐसे बुक्स के उस पर करा दिए जाएंगे तो आपको जितने एक चैप्टर में क्वेश्चन होंगे उतने करवा दिए जाएंगे। ठीक है, उसके लिए परेशान मत होइएगा, देखिए कैसे भी करवाए जाए, लेकिन आपका जो एक बार पूरा सिलेबस फिर से है, यानी कि ठीक है जितना भी आपका सिलेबस है वो एक बार क्वेश्चन के माध्यम से फिर से पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, अस्पताल में प्रसव कराने के संबंध में सही कथन है, यानी क्या पूछा है, सही कथन पूछ रहा है। सही कथन है, देखिए, माँ व शिशु की देखभाल उचित व वैज्ञानिक तरीके से हो जाती है, कोई भी परेशानी आने पर तत्काल आधुनिक डॉक्टरी सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं, प्रसव के लिए आवश्यक उपकरण सामग्री अस्पताल में मिल जाती है, या विशेषज्ञ डॉक्टरों एवं स्टाफ की कमी होती है। ठीक है, क्या है, किसमें, अस्पताल में प्रसव करवाने के संबंध में आपसे पूछा है क्या क्या सही है। ठीक है, तो क्या क्या सही है, तो देखिए माँ व शिशु को की जो देखभाल है वो अच्छे और वैज्ञानिक तरीके से हो जाती है, ये भी सही है। ठीक है, कोई भी परेशानी, मान लीजिए कोई भी दिक्कत आई तो तुरंत क्या है भाई, जब हॉस्पिटल में ही है तो तुरंत डॉक्टर जो मेडिकल सुविधाएं हैं वो प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, प्रसव के लिए आवश्यक जो उपकरण है, जो चीजें चाहिए वो भी हॉस्पिटल में होती है, तो आपका सी सही है। ठीक है, विशेषज्ञ डॉक्टर एवं स्टाफ की कमी होती है, ये आपका नहीं होगा भाई, जब हॉस्पिटल में ही है तो स्टाफ और डॉक्टर की कमी कैसे हो सकती है। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सी। देखिए, अस्पताल में प्रसव कराने से मां तथा शिशु का उचित तथा वैज्ञानिक रीति से सुविधाएं मिल जाती हैं। यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर तथा स्टाफों की
की टीम होती है जो प्रसूता की देखभाल करती है। सरकारी प्रसव केंद्रों में निधन महिलाओं के लिए प्रसव की मुफ्त सेवाओं के साथ साथ निःशुल्क भोजन की भी आवश्यकता होती है। यानी कि जो आपके सरकारी अस्पताल होते हैं वहां पर जो महिला है उसके मतलब उसकी जो डिलीवरी है वो तो मुफ्त में होती है, साथ ही साथ उसके खाने पीने की भी उचित व्यवस्था मुफ्त में की जाती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है स्त्री में ऋतुस्राव यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रारंभ होता है कब? 15 से 16 वर्ष में, 12 से 13 वर्ष में, 14 से 15 वर्ष में या 10 से 11 वर्ष में। यानी कि जब एक बालिका कितनी बड़ी हो जाती है तो उसमें जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ठीक है, जब उसके पीरियड्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो लगभग जब कोई लड़की 12 से 13 साल की होती है तो क्या होता है, उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो उसका ऋतुस्राव चक्र या उसके पीरियड्स है वो स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, देखिए स्त्री में ऋतुस्राव का चक्र 12 से 13 वर्ष की अवस्था में होता है जो 40-50 वर्ष की अवस्था तक चलता रहता है। इस स्राव काल में गर्भावस्था को छोड़कर प्रति 26 से 28 दिनों की अवधि पर गर्भाशय से रक्त तथा इसकी आंतरिक दीवार से श्लेष्म का स्राव होता है। यह स्राव 3-4 दिनों तक चलता है। इसे ही रजोधर्म या मासिक धर्म या ऋतुस्राव कहते हैं। ठीक है, आप सभी लोग फीमेल से तो आप में से शायद ये तो किसी को भी बताने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे आइए। आगे है ऋतुस्राव के प्रारंभ होने के कितने दिनों बाद अंडाणु का उत्सर्जन होता है। ठीक है, यानी कि आपके जो पीरियड्स हैं उसके प्रारंभ होने के कितने दिनों के बाद आपसे पूछ रहा है अंडाणु का उत्सर्जन होता है। 18 दिनों बाद, 20 दिनों बाद, 14 दिनों बाद या 11 दिनों बाद। तो ये होता है आपका 14 दिनों बाद। ठीक है, ऋतुस्राव के आरंभ होने के 14 दिन बाद अंडोत्सर्ग होता है। ये अंडोत्सर्ग दोनों अंडाशयों में बारी बारी से होता है। ठीक है, देखिए आपके जो एग है ना ये दोनों साइड बनते हैं, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। आगे देखिए, आगे है लड़कियों में मासिक चक्र का प्रथम बार आरंभ होना कहलाता है रजो निवृत्ति, मेनार्की, अंडोत्सर्ग या नाभिरज्जु। तो देखिए जो लड़कियों में जब पहली बार जब पीरियड होते हैं उनके, तो उसको क्या कहते हैं, जब लड़की लगभग 12 से 14 वर्ष के बीच में होती है तब उसमें जब पहली बार पीरियड होता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं मेनार्की। क्या कहते हैं? मेनार्की कहते हैं। ठीक है, लड़कियों में मासिक धर्म या ऋतुस्राव चक्र प्रथम बार 12 से 13 वर्ष की अवस्था में प्रारंभ होता है जिसे मेनार्की कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है ना कि मेनार्की क्या होता है, तो याद रखिएगा जब पहली बार बालिका को पीरियड होता है वो। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, बी है आपका अंडवाहिनियां, सी है गर्भाशय या डी है नाभिरज्जु। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव कहाँ पे होता है? ये होता है कॉर्पस ल्यूटियम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अंडोत्सर्ग के उपरांत पुटक, ठीक है, यानी कि फॉलिकल पीले रंग का हो जाता है जिसे पीत पिंड या कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। इस पीत पिंड या कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है भ्रूणीय विकास के किस अंतराल में हाथ, पैर, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र एवं पाचन तंत्र का निर्माण हो जाता है? 7वें से 9वें सप्ताह के मध्य, 11वें से 15वें सप्ताह के मध्य, नेक्स्ट है आपका 14वें से 17वें सप्ताह के मध्य या 15वें से 5वें से 6वें सप्ताह के मध्य। तो ये आपका हो जाता है क्या, जो भ्रूणी विकास के लिए जो हाथ, पैर, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र एवं पाचन तंत्र का जो निर्माण है ये आपका हो जाता है 7वें से 9वें सप्ताह के मध्य। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, किसमें? 7वें से 9वें सप्ताह के मध्य ये हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है निषेचन के लगभग 10 सप्ताह तक के विकसित युग्मनज को एम्ब्रियो तथा युग्मनज में होने वाले विभिन्न क्रमिक परिवर्तनों को भ्रूणी विकास कहते हैं। भ्रूण के 7वें से 9वें सप्ताह के मध्य तक हाथ, पैर, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र तथा पाचन तंत्र का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है किस माह तक शिशु के सभी अंग अच्छी तरह से कार्य करने लगते हैं? यानी कि जो गर्भ में बच्चा होता है, आपसे पूछा है कब, किस मतलब सप्ताह तक, किस महीने तक उसके जो हाथ पैर हैं वो अच्छे से काम करने लगते हैं? 8वें महीने में, 9वें महीने में, 7वें महीने में या 10वें महीने में? देखिए इसका आंसर है 7वें माह में। देखिए 4वें माह में सिर, ठीक है, इसका आंसर क्या है? देखिए जो अच्छी तरह से कार्य करने लगते हैं इसका आंसर है 7th। एक्सप्लेनेशन देखिए, 4वें यानी कि 4वें माह में सिर
वह शरीर पर रोए, 5वें माह में आहार नाल, रुधिर व अस्थि मज्जा, 6वें माह में भ्रूण छोटे शिशु का रूप धारण कर लेता है और 7वें माह में शिशु के सभी अंग अच्छी तरह से कार्य करने लगते हैं। यानी कि चौथे माह में क्या होता है, उसका सिर व शरीर पर रोए आने लगते हैं, ठीक है, छोटे छोटे जो बाल होते हैं ना शरीर पर वो। 5वें महीने में क्या होता है कि बच्चे का आहार नाल, रुधिर व अस्थि मज्जा बन जाता है। 6वें माह में क्या होता है, भ्रूण छोटे शिशु का आकार ले लेता है, छोटे शिशु का रूप धारण कर लेता है और 7वें माह तक वो इतना परिपक्व होने लगता है कि उसके जो सभी अंग हैं शरीर के वो अच्छे से कार्य करने लगते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 40-50 वर्ष की आयु में मासिक धर्म चक्र का समाप्त हो जाना कहलाता है। अभी आपसे क्या पूछा गया था, अभी आपसे पूछा गया था जब स्टार्ट होता है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते थे मेनार्की, ठीक है। अब जब देखिए जब 40-50 की अवस्था में मासिक चक्र समाप्त होता है तब उसको क्या कहते हैं, रजोनिवृत्ति यानी कि मेनोपॉज, ओव्यूलेटरी फेज, ल्यूटियल फेज या टेम्पो। तो इसको कहते हैं, आपको पता होगा क्या कहते हैं, रजो निवृत्ति यानी कि मेनोपॉज कहते हैं। रजो निवृत्ति एक प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया है जो 40 से 50 वर्ष की आयु में घटित होती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पीरियड्स के दौरान सफाई हेतु उपयोग किया जाता है सैनिटरी नैपकिन, टैम्पोन, मासिक धर्म कप। तो आपको पता होगा तीनों ही चीजें यूज की जाती है, चाहे सैनिटरी पैड जिनको माँ भाषा में पैड्स कह देते हैं, ठीक है, टैम्पोन और मासिक धर्म कप यानी कि मेंस्ट्रुअल जो कप आते हैं, ये तीनों ही चीजें मासिक धर्म में सफाई के दौरान सफाई हेतु उपयोग की जाती है। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, सभी। देखिए पीरियड्स के दौरान सफाई सैनिटरी नैपकिन, टैम्पोन व मासिक धर्म कप का उपयोग होता है। सैनिटरी नैपकिन में उपस्थित जल रक्त से प्रतिक्रिया करके संक्रमण व रेशेज को नियंत्रित करता है। मासिक धर्म कप्स पीरियड ब्लड को इकट्ठा करने में मदद करते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आपका, महिलाएं मासिक धर्म के दौरान किन विशिष्ट लक्षणों का अनुभव करती हैं, यानी कि जब पीरियड्स होते हैं महिलाओं में तो उनको कौन कौन से लक्षण उनमें दिखते हैं। रक्तस्राव के अलावा पेट में ऐंठन, पेट के निचले हिस्से में दर्द, पेट में सूजन, पीरियड के पहले कब्ज या उल्टी आना, ठीक है। तो आपको पता होगा, ठीक है, आपने सभी लोग इसका अनुभव करते होंगे, हर महीने आपको ये मतलब होता होगा, ठीक है। तो क्या है, तो ये जो सभी लक्षण यानी कि पेट में मतलब जो ब्लड जो बहता है वो तो है ही है, उसके साथ साथ क्या है, पेट में ऐंठन भी होती है, पेट के निचले हिस्से में दर्द भी होता है, पेट में किसी किसी के सूजन भी आ जाती है और जब आपका पीरियड्स होने वाला होता है तो उससे पहले आपका पेट में थोड़ी सी डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम यानी कि कब्ज टाइप का होने लगता है, कि ये सब में नहीं होता है, किसी किसी में होता है, ठीक है। और उल्टी आना, ये जो सारे ही लक्षण हैं ये किसके हैं, मासिक धर्म के लक्षण हैं। आंसर हो जाएगा आपका डी, उपर्युक्त सभी, ठीक है। देखिए रक्तस्राव के अलावा महिलाएं मासिक धर्म के दौरान उपयुक्त सभी लक्षणों का अनुभव करती हैं। ये लक्षण मासिक धर्म के दौरान या बाद में दिखाई दे सकते हैं। प्रत्येक महिला इन लक्षणों का अनुभव करे आवश्यक नहीं है, ठीक है। आपको क्या बताएगा कि सब में नहीं होते हैं, ठीक है, किसी किसी में होते हैं, लेकिन अधिकतर महिलाओं को इनमें से 2 या 3 दिक्कतें जरूर होती हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आपका आज का टेस्ट नंबर 11 आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम टेस्ट नंबर 12 को देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में क्या देखें, टेस्ट नंबर 12 को देखेंगे। आज का जो आपका टॉपिक था इसमें आपको 40 क्वेश्चंस करा दिए गए हैं और इस टॉपिक से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते थे वो सब आपके कंप्लीट हो गए हैं। जो 1-2 क्वेश्चंस छूटे हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दिए जाएंगे, ठीक है। और जहां पर भी आपको लग रहा है कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपने पढ़े नहीं थे पहले या आप भूल जाएंगे, उनको जरूर उनके शॉर्ट नोट्स बनाते जाइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज देखिए वीडियो को कंप्लीट देखा करिए और 1 से 2 बार जरूर देखा करिए, तभी क्या है जो आपके दिमाग की जो प्रोसेसिंग है ना उसमें कोई चीज अगर एक बार आप रिपीट कर लेते हैं, 1-2 बार रिपीट कर लेते हैं तो वो आपको काफी लंबे समय तक याद रहती है, ठीक है। देखिए आप में से सारे लोग मतलब काफ़ी सारे लोग वीडियो देख तो रहे हैं लेकिन आप लोग सब्सक्राइब और लाइक नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए क्योंकि यही हमारे लिए आगे काम करने के लिए सबसे बड़े मोटिवेशन का काम करता है। प्लीज़ तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू।